दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में अध्याय 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता चुका हूं और भी इससे पहले वाले चैप्टर भी समझा चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता चुका हूं इससे पहले वाले चैप्टर का। ओके, तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख लीजिएगा। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य में क्या है, लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डी ए तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। दोस्तों आपके इस चैप्टर से 2 नंबर का भी या 3 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाता है। ओके, तो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर देख लेते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व का नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसका डी उपकोष में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों का में अंतिम इलेक्ट्रॉन का एफ उपकोष में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अंतिम व उसके पूर्व के n व n-1 कक्ष में अपूर्ण होते हैं, किसमें, डी ब्लॉक के तत्व में, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व में क्या है, अंतिम वाला और उससे पूर्व के 2 यानी n, n-1, n-2 कक्ष अपूर्ण होते हैं। ओके, इसमें क्या है आपके 3 कक्ष के आपके अपूर्ण है, जबकि यहाँ आपके डी ब्लॉक के तत्व में 2 कक्ष आपके अपूर्ण है। ओके, इसलिए आपका सिंपल बात है कि जो डी ब्लॉक के तत्व है स्थायी होंगे और एफ ब्लॉक के तत्व होंगे डी ब्लॉक की तुलना में कम स्थायी होंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा अपूर्ण है। ओके, ये 3 कक्षक यहाँ अपूर्ण है, जबकि यहाँ 2 कक्षक अपूर्ण है। ओके, तो ये डी ब्लॉक की तुलना में एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रकृति में समान मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व प्रकृति में दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या है, संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। नेक्स्ट संकुल में निम्न समन्वय अंग रखते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व संकुलों में उच्च समन्वय अंग रखते हैं। तो ये आपके दिए 6 अंतर हो गए, 3 से 4 याद कर लीजिएगा, पर्याप्त है। नेक्स्ट है हमारा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है। देख लेते हैं। तो लैंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, n-2 उपकोष के 4f में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f के उपकोष के 5f में प्रवेश करता है। यहाँ 4f में प्रवेश करता है, यहाँ 5f में प्रवेश करता है। नेक्स्ट लैंथेनाइड, ये तत्व प्रमुख रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, किंतु कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड में ये तत्व +3 के अलावा +4, +5, +6, +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ओके, यहाँ मुख्य रूप से क्या है, लैंथेनाइड जो +3 ऑक्सीकरण दर्शाते हैं, कुछ +2 +4 दर्शाते हैं, जबकि यहाँ +3 के अलावा 4, 5, 6, 7 ये सब भी आप दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लैंथेनाइड में क्या है, इन तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनाइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक पाई जाती है। ओके, लैंथेनाइड तत्व में आपको लिखना है कि लैंथेनाइड ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि एक्टिनाइड ऑक्सो आयन बनाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा अंतर है कि इसके यौगिक प्रायतः कम क्षारीय होते हैं। लैंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड के तत्वों के यौगिक क्या है, प्राय अधिक क्षारीय होते हैं। फिर प्रोमीथियम के अलावा सभी तत्व नॉन रेडियो एक्टिव है। लैंथेनाइड में केवल ये अपवाद है प्रोमीथियम, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जो तत्व हैं वो सब क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि आपके एक्टिनाइड के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। ये आपका अंतर हो जाता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में, तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, समझाइए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, सिंपल आपसे क्या है, एक वाक्य में पूछा जा सकता है, तो आपको बता देना है। डी ब्लॉक के तत्व सभी तत्वों को क्या है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ओके, ये तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य गुणों का संक्रमण करते हैं, अतः इन्हें क्या है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये हो जाती है आपकी संक्रमण तत्व की परिभाषा। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो सभी संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ओके, प्रथम श्रेणी जिसे 3D श्रेणी, द्वितीय श्रेणी 4D श्रेणी, तृतीय श्रेणी 5D श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी 6D। ओके, तो प्रथम श्रेणी जो होती है आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी है, यह श्रेणी स्केडियम 21 से प्रारंभ होकर जिंक 30 तक जाती है। इस श्रेणी के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकक्ष में प्रवेश करते हैं। ये हो जाता है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में क्या होता है, यह श्रेणी क्या है, इटीरियम 39 से प्रारंभ होकर केडियम 48 तक जाती है। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम संक्रमण श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी है, इस श्रेणी में लैंथेनम 57 से हैफनियम 72 से मरकनी 80 तक 10 तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकक्ष में प्रवेश उपकक्ष में आते हैं। फिर नेक्स्ट है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इस श्रेणी में एक्टिनियम 89 तथा रदरफोर्डियम 104 से कॉपरनियम आपका CN नेट 12 तक के तत्व है। तो ये आपके दिए हुए हैं।
संगमर तत्व किन्हें कहते हैं और संगमर तत्व की 4 श्रेणियां हैं। बस इसमें आपको क्या है ये याद रखना है कहाँ से कहाँ तक है चारों को, एक बार ये माइंड में सेट करिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए व डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ओके, तो अलग अलग क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, साथ ही पूछा जा सकता है। तो जैसे पहला है कि जो आपके जो संगमर धातुएं हैं यानी डी ब्लॉक के तत्व हैं ये समानता रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, कि जो डी ब्लॉक के आपके तत्व या संगमर धातुएं हैं समानता रंगीन आयन या रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ओके, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है। मैं पहले आपको ऑब्जेक्ट में समझाया था। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ओके, याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम कि जो हमारे संगमर तत्व हैं वो क्या है, आपके रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ओके, इसे समझ लेते हैं। तो इसका क्या रीजन है, तो इसका मुख्य रीजन है डीडी संक्रमण के कारण। ओके, अब डीडी संक्रमण क्या कहलाता है, तो पहले हम इस शब्द को समझ लेते हैं। तो हमारा मान लीजिए आपका लास्ट वाला आपका कक्ष है। ओके, पीएफ कक्ष है जिसमें क्या होते हैं 5 कक्ष होते हैं। ओके, ये आपके 5 कक्षे हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ से इसमें मान लीजिए हम यहाँ अपन कर रहे हैं कि किसी बार से यहाँ के 2 कक्षक यहाँ पूर्ण है, बाकी ये जो 3 कक्षक है ये क्या है, अपूर्ण है। ओके, देखिए एक कक्षक को पूर्ण होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 यहाँ मिल गए, जबकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये तीनों जो कक्षक है लास्ट के ये क्या है, अपूर्ण है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये हम मतलब एक लोगों की खाली जगह है, अभी तीनों में एक लोगों की खाली जगह है, एक इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, लेकिन यहाँ भरे हुए हैं। तो ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सोचते हैं भैया यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ भी हम क्या है आराम से जा सकते हैं क्योंकि हमारे लिए खाली जगह है। तो कई बार क्या है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। यहाँ हमें क्या अवशोषण होगा, यहाँ श्वेत प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश का अवशोषण करके ऊर्जा प्राप्त करके ये क्या है दूसरे कक्षक में चले जाते हैं, सपोज इसमें चले जाएं या इसमें चले जाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं, इस प्रकार से। तो इस क्रिया होती है। ओके, अपने कक्षक से निकलकर दूसरे कक्षों में जहाँ खाली जगह है वहाँ पहुँच जाना, ये कहलाता है आपका डीडी संक्रमण। ओके, इसे हम क्या है डीडी संक्रमण कहते हैं। तो यही बताया जा, और अभी ये और एक मतलब निम्न स्तर में अभी उच्च स्तर पर जाएगा, मतलब ऊंचे, ये सब ऊंचे स्तर हैं। तो निम्न स्तर से ऊंचे स्तर पर जाने के लिए क्या है, इन्हें क्या है ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये क्या है श्वेत प्रकाश को अवशोषण कर लेते हैं। अब श्वेत प्रकाश के अब देखिए श्वेत जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, आप जानते होंगे। तो ये क्या है कुछ रंग को तो अवशोषण कर लेते हैं और बाकी जो कुछ रंग होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। जो रंग ये क्या है छोड़ देते हैं वो हमें क्या है रंग दिखाई देते हैं, जिससे हमें क्या है रंगीन दिखते हैं। ओके, मान लीजिए इन्होंने क्या है मान लीजिए हरा नीला रंग छोड़ दिया तो हमें हरा नीला मिक्स दिखेंगे इस टाइप का। ओके, तो यही बताया जा रहा है कि संगमर तत्वों में क्या है n-d उपकोष आंशिक रूप से भरे जाते हैं। इस लाइन को तो याद रखिएगा क्योंकि किसी का भी आपको कोई भी अभी बहुत सारे आपके रीजन आते हैं इसी से। संगमर तत्व क्या अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, संगमर जो धातु हैं वो मिश्र धातुएं बनाती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको सबसे पहले लाइन बतानी है कि जो संगमर तत्व होते हैं इसमें क्या है n-d जो उपकोष होता है वो क्या है आंशिक रूप से भरा होता है, मतलब कुछ खाली होता है। ओके, इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ओके, जो इसमें युग्मित है वो क्या कर देते हैं दृश्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर दिया है उच्च ऑर्बिटल में, जो रिक्त डी ऑर्बिटल है उसमें क्या है चले जाते हैं, जो मैंने आपको समझाया। इसे ही क्या है डीडी संक्रमण कहा जाता है। ओके, इसे ही डीडी संक्रमण कहते हैं और यही हो जाता है डीडी संक्रमण के कारण। फलस्वरूप क्या है परावर्तित प्रकाश में सफेद ना होकर क्या रंगीन हो जाता है। यानी ये क्या है पहले श्वेत रंग को लेंगे यानी 7 रंगों को अवशोषित कर लेंगे, कुछ रंगों को छोड़ देंगे जो हमें क्या है रंग हमारी आंखों को दिखेंगे। ओके, जिससे हमें क्या है रंगीन दिखते हैं। इसलिए संगमर तत्वों के यौगिक अथवा आयन रंगीन होते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ पूरा ही थोड़ा समझाया गया है। ओके, मतलब एक तो आपके इतना आंसर आपको लिख देना है। अगर क्वेश्चन आता है कि संगमर तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बाकी ये आगे जो दिया है वो नेक्स्ट के क्वेश्चन का आंसर। ओके, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है कि Cu जो पॉजिटिव है वो आपका क्या है रंगहीन है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं है, Cu पॉजिटिव है, जबकि जो Cu2 पॉजिटिव है ये रंगीन है। ओके, इसमें रंग है। तो ये इसका आपको कारण स्पष्ट करना है। तो इसका ये आपको यहाँ रीजन समझाया गया है क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो इसमें पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों को बताया गया है कि Cu पॉजिटिव का आप देख सकते हैं यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका क्या है पूरा भरा हुआ है। ओके, इसलिए क्या है रंगीन है। यानी देखिए अब यहाँ कक्षक है, यहाँ जो डी कक्षक है पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसे रंगीन है क्योंकि अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। लेकिन यहाँ जब 2 पॉजिटिव हो जाता है तो 2 पॉजिटिव यानी अभी 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या है स्थायी हो गया, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो अब ये क्या है डी, देखो डी होता है वो 10 में क्या हो जाता है स्थायी हो जाता है, लेकिन अब यहाँ 10 की जगह 9 हो गया क्योंकि एक और एक्स्ट्रा निकल गया। अब लेकिन ये आपके यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यानी अब क्या है यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह एक बच गई है। अब यहाँ जगह बच गई है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसमें आपके जो यहाँ की जो पी वाला इलेक्ट्रॉन है अब इसमें जा सकता है, डी में जा सकता है। ओके, अब डी में जाएगा तो डीडी संक्रमण हो जाएगा, डीडी संक्रमण हो जाएगा तो वही रीजन हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया। डीडी संक्रमण के कारण क्या है यहाँ आपका जो Cu2
पॉजिटिव ये आपका रंगीन हो जाता है। ओके, रंगीन हो जाता है और कौन सा रंग देता है? नीला रंग देता है। जबकि Cu1 पॉजिटिव है, मतलब एक पॉजिटिव वाला, वो आपका रंगीन है क्योंकि इसके यह ये आयुग्मित नहीं है, ये पूर्ण हो जाता है। ओके, इसकी कक्षक पूर्ण है, आप जैसा कि देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका रीजन बता देना, ये इसमें पूरा रीजन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि Cu पॉजिटिव यानी क्यूपरस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित है। ये ओके, इसलिए दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होते हैं। ओके, अर्थात डी संकरण इसमें क्या नहीं होता है। फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश सफेद होता है, इसलिए Cu पॉजिटिव क्या होता है? रंगीन होता है। मतलब ये पूरा सफेद रंग लेता है, तुरंत पूरा छोड़ देता है क्योंकि अब इसे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन है वो पहले से स्थायी है। ओके, इसमें पूरे से स्थायी है। लेकिन जो Cu2 पॉजिटिव है इसमें क्या है? एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 9 है जबकि 10 होने चाहिए, एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है। यह क्या है? दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और क्या है? उच्च स्तर में कूद जाता है, जिससे क्या है? डी संक्रमण हो जाता है। फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश न होकर क्या है? कुछ ये अवशोषित कर लेता है, कुछ छोड़ देता है। जो छोड़ता है वो नीला रंग छोड़ देता है, जिससे नीला रंग दिखाई देता है। इसलिए Cu2 पॉजिटिव आयन क्या है? में नीला रंगीन यानी रंगीन दिखाई देता है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों इसी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो मिश्र धातुओं का निर्माण यानी संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं क्यों? अलग अलग मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, एक साथ पूछ लिए जाते हैं, तो सब आपको टॉपिक तैयार करके रखना है। तो क्वेश्चन आता है कि संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है। इसे भी देख लेते हैं। तो रीजन इसमें भी आपका वही है कि संक्रमण धातु क्या है? n-d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हैं, यानी क्या है? संक्रमण धातु है यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं जितने भी, उसमें क्या है? जो कक्ष होते हैं वो आंशिक रूप से भरे रहते हैं। ओके, यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संक्रमण धातुओं के परमाणु आकारों में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण ये तत्व क्रिस्टल जालक के रूप में एक दूसरे से सरलता से प्रतिस्थापित करके समांगी मिश्रण बना लेते हैं। इसलिए ये तत्व मिश्र धातुएं आसानी से बना लेते हैं। तो इसका क्या रीजन है? ओके, इसका देखिए मेन रीजन है कि जो संक्रमण धातु के जितने भी परमाणु हैं, संक्रमण धातुओं में जितने भी जो आपके परमाणु हैं, इनके परमाणु होते हैं वो एक ही आकार के होते हैं। ओके, समान आकार के होते हैं। ओके, ये समान आकार के होते हैं। साथ ही जब इन्हें हम पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद ये समान आकार के हैं तो एक दूसरे में क्या है? फिट हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या है? फिट बैठ जाते हैं, जिससे क्या है? फिट बैठ जाएंगे, एक साथ क्या है? मिल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी? फिर मिश्र धातु बन जाएंगे इस प्रकार से। तो इसका मेन रीजन आपको बताना है कि ये क्या है? गलत, इनका क्या है? आकार एक समान होता है, इनके जो परमाणुओं का आकार समान होने के कारण। ओके, संक्रमण धातु जितने भी तत्व हैं इनके जो परमाणु हैं उनका आकार समान है। ओके, और ये क्या है? पिघलित अवस्था में क्या है? एक दूसरे से मिल जाते हैं। ओके, जिससे क्या है? ये अब मिल जाएंगे तो क्या है? मिश्रण बन जाएगा, समांगी मिश्रण बन जाएगा, जिससे क्या है? मिश्र धातुओं का निर्माण कर लेंगे। तो ये इसका मेन रीजन है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं? तो लैंथेनाइट संकुचन के बारे में आपको पहले तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर इसके कारण तैयार कर लीजिएगा, इसके आपको तत्वों पर प्रभाव क्या पड़ता है ये आपको तैयार करना है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, 3 टॉपिक है। तो पहले हम देख लेते हैं लैंथेनाइट संकुचन क्या है। ओके, तो लैंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या छोटी हो जाती है, अर्थात संकुचित हो जाती है। तत्वों के इस गुण को लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। तो संकुचन का मतलब समझ लेते हैं। लैंथेनाइट वाले तत्व कौन से? जो लैंथेनाइट के बाद आते हैं वो सब आपके लैंथेनाइट तत्व कहलाते हैं। ओके, संकुचन का मतलब होता है जैसे पहले अब जब नया नया पेड़ से बेर आता है एकदम, तो पूरा एकदम कड़क होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सूख जाता है तो एकदम क्या है? हमने देखा होगा एकदम क्या उसे कहते हैं? संकुचित हो जाता है, वो आपका कहलाएगा संकुचन हो गया। ओके, इस टाइप का। तो यहाँ क्या रीजन है? तत्वों में किस प्रकार से हो जाता है इसमें? तो इस प्रकार से सबसे हम जानते हैं कि आपका ये नाभिक है। ओके, यहाँ आपके क्या है? कक्षक होते हैं इस प्रकार से, ये आपके कक्षक होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं इस प्रकार से, तो ये किस इलेक्ट्रॉन किस कारण कक्षा में घूम रहे हैं? नाभिकीय बल के कारण यहाँ लगा, ये इलेक्ट्रॉन लगा हुआ तो इसका नाभिकीय बल लगा हुआ। ओके, इस टाइप से। लेकिन जब यहाँ क्या हो जाता है? नाभिकीय बल बढ़ जाता है, नाभिकीय बल बढ़ जाता है, नाभिक की शक्ति ज्यादा हो जाती है, तो अब ये क्या है? बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचने लगता है इलेक्ट्रॉनों को, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है? पास आने लगते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। अब ये कक्षक इतनी ना कि थोड़ी छोटी हो जाएगी, जिससे क्या है? इसकी त्रिज्या में, परमाणु की त्रिज्या में कमी आएगी। इसे ही हम कहते हैं लैंथेनाइट संकुचन। ओके, और ये सिंपल बात है कि अब इनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ की जो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या है वो क्या है? छोटी होती जाएगी। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से आपकी क्या है? जो त्रिज्या है वो छोटी हो जाएगी, अर्थात संकुचित होती जाएगी। इसी गुण को हम क्या है? लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। ओके, इसके कारण क्या है? तो इसका देखिए मेन जिसका जो कारण है, इसका मेन कारण क्या है कि ये आपका एक बार फिर मैं बताता हूँ। इस प्रकार से आपका ये कक्षक है। ओके, परमाणु। ओके, ये इस प्रकार से है। ओके, तो यहाँ आपका जब कोई जैसे ही क्या है? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नए इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नए इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो नए इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या आना चाहिए? पहले बाहरी कक्षा में आएंगे। ओके, बाहरी कक्षा में। तो नए इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में ना आकर यहाँ की इसकी जो मान लीजिए आपकी ये जो दूसरी वाली इसकी कक्षक है n-2f,
N-2f, ये वाली जो कक्षक है आपकी, इसमें डायरेक्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसी कक्षा में जा रहे हैं, बाहरी कक्षा में प्रवेश ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट सीधे तीसरे वाले में मान लीजिए जंप कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो इसीलिए क्या है, यहाँ से नाभिकीय बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ से जिसके कारण क्या हो जाएगा, अब यहाँ का आपका क्या है, नाभिकीय बल कमजोर पड़ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ नाभिकीय बल ज़्यादा लग रहा है, यहाँ कम लगेगा, जिससे ये क्या है, सिकुड़ते जाएंगे। ओके, तो ये कहलाता है आपका लेंथेनाइट संकुचन। तो इसका कारण आपको बता देना, कारण पूछा जाता है कि लेंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है। तो लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नया आने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में प्रवेश नहीं करता, बल्कि N-2f उपकोष में प्रवेश करता है। तो 4f को उपकोष में इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ओके, यानी जो बाहरी वाली कक्षा है उस पर है इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब अंदर वाले पे बल ज्यादा लगा रहा है तो बाहर वालों पे बल कम लगेगा, बाहर वालों पे बल कम लगेगा तो वो क्या है, वो संकुचित हो जाएंगे। परीक्षण प्रभाव बहुत कम हो जाता है, अतः परमाणु क्रमांक वृद्धि से नाभिकीय आवेश में क्या है, वृद्धि का प्रभाव बढ़ता है। परमाणु के नाभिक पर आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं, जिससे क्या है, परमाणु आयन संकुचित हो जाते हैं। नाभिकीय बल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को क्या है, अधिक आकर्षित करता है। ओके, नाभिकीय बल बढ़ने से, जिससे क्या है, परमाणु का आकार में छोटा होने लगता है, यानी संकुचित होने लगता है। इसे क्या है, लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। ओके, तो लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके कारण क्या है, वो आप समझ गए होंगे। ओके, अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनाइट संकुचन के तत्वों का प्रभाव समझाइए। ओके, तो 3 प्रभाव को तैयार करके रखना है। तो लेंथेनाइट संकुचन के तत्वों का प्रभाव, पहला है कि तत्वों के गुणों में क्या है, समानता। 4D तथा FD श्रेणी में संगमर तत्वों के समूह के दोनों तत्वों की त्रिज्याओं का मान इसी कारण समान होते हैं कि इस कारण तत्वों के गुणों में क्या है, समानता पाई जाती है। ZR और क्या है, HF के गुणों में भी क्या है, समानता होती है। इससे क्या है, लेंथेनाइट संकोचन के कारण क्या होता है कि जो तत्वों के गुणों में क्या है, समानता आ जाती है। ओके, ये इस प्रकार से जो त्रिज्या के कारण क्या है, दो तत्व हैं तो उनकी त्रिज्याओं के कारण, परमाणु की त्रिज्याओं के कारण डिफरेंस है, लेकिन जब इनकी संकोचन होगा तो लगभग एक ही सिमिलरिटी दिखने लगती है। ओके, इस कारण। नेक्स्ट है तत्वों का पृथक्करण। लेंथेनाइट संकोचन के कारण लेंथेनाइट तत्वों के रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है, अतः इन तत्वों का शुद्ध अवस्था में पृथक प्राप्त करना कठिन हो जाता है। मतलब जब यही हमने पढ़ा है कि लेंथेनाइट संकोचन के कारण गुणों में समानता आ जाती है, समान दिखने लगते हैं, जिससे इनके गुणों में क्या है, भिन्नता कम रह जाती है, जिससे रासायनिक गुणों से हम क्या है, इन्हें अलग अलग नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसलिए क्या है, पृथक्करण करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है सहसंयोजक लक्षण। लेंथेनाइट संकुचन के कारण आयनों की ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, जिससे संयोजक का लक्षण बढ़ता है तथा क्षारीय व्यक्ति घटती है। LaO3 सबसे अधिक आपका क्षारीय है, जबकि LuOS3 आपका सबसे कम क्षारीय है। ओके, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं है, L है या Lu है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है लेंथेनाइट संकुचन के तत्वों का प्रभाव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि संगमन धातुएं परिवर्ती संयोजकता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, क्यों? संगमर धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, इसका क्या रीजन है? तो मेन इसका रीजन क्या है कि वही आपका रीजन, संगमर धातुओं में क्या होता है, जो N-D कक्षक होता है वो क्या होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ओके, अपूर्ण रहता है, तथा NS कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन के कार्य करते हैं। तो इसे हम समझ लेते हैं किस प्रकार से। ये फिर हम एक बार परमाणु बना लेते हैं, ये कक्षक हो जाती है परमाणु की। ओके, इस टाइप का। तो ये हमने देख लेते हैं। तो इसका जो बाहरी कक्षक है अपना N-1D। ओके, ये कक्षक है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ओके, इस प्रकार से। और जिसकी दूसरी कक्षक है NS है। ओके, इस प्रकार से NS। तो इन दोनों की जो कक्षक है, इन दोनों में क्या है, ज्यादा अंतर नहीं होता, इनकी ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम इन्हें थोड़ा सी गर्मी देंगे तो सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ओके, और जैसे ही थोड़ा हल्का सा भी गर्मी बढ़ेगी तो ये भी क्या है, आपका क्या है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, मतलब ये भी क्या है, बाहर निकलने लगे थोड़ी सी, क्योंकि उनकी ऊर्जा में बहुत कम डिफरेंस है। थोड़ा सा भी ऊर्जा हम ज्यादा देंगे तो ये तो निकलेंगे तुरंत, ये भी निकलने लगेंगे, इसलिए कभी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शित करते हैं। इसलिए क्या है, कोई +2 देता है, थोड़ी देर बाद +3 भी दिखाने लगेगा, तो यही कहलाता है परिवर्ती संयोजकता, मतलब बदल जाना। कहीं थोड़ा लगे आपको +2 आपकी परिवर्ती मतलब ऑक्सीकरण अवस्था है, +3 कुछ समय बाद आपको लगने लगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा ही अगर हम ऊर्जा बढ़ा देते हैं तो ये क्या है, इस बाहरी वाले NS के कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो ये आपका रीजन रहता है। तो वही बताया जा रहा है कि संगमर धातुओं के परमाणुओं में N-1D कक्षक तथा NS कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं।
संगमर तत्व के डी कक्षक, यहाँ डी है, डी कक्षकों में जितने अधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतनी अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता दर्शाने का अन्य कारण है कि इनके कोष का क्या है, अपूर्ण होना, यानी ये क्या है, इनके कोष अपूर्ण होते हैं, इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसके कारण ये क्या है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मेन रीजन तो आपका यही है जो लास्ट में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संगमर धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं क्यों? तो वही जो मैं अभी आपको समझाया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये वाला जो मैं आपको यही समझाया सेम वही बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संगमर धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं क्यों? ओके, तो उत्प्रेरक समझ लेते हैं हम क्या कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक वो कहलाते हैं जो क्रिया हो रही तो क्रिया में भाग नहीं लेंगे लेकिन क्रिया की दर को बढ़ा देंगे, वो आपके कहलाते हैं उत्प्रेरक। ओके ओके, एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं। ओके, मेन काम आपका है, आपको पेपर में लिखना है, आपको नंबर लाना है, मेन काम आपका है। ओके ओके, तो ये आपको, लेकिन यहाँ मैं आपको क्या है, उत्प्रेरित कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जबकि आपकी क्या है, जब आप टॉप कर जाएंगे, आप अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे, कॉलेज वगैरह में पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे यही आपको पढ़ाना समझाना है। ओके, नेक्स्ट वाले जो स्टूडेंट आएंगे उनको मैं समझाऊंगा, तो मैं अपने ही स्थान पर हूँ। ओके, लेकिन जो और अन्य लोग हैं जैसे आप लोग हैं, तो मैं आपको उत्प्रेरित कर रहा हूँ इस प्रकार से कि मेरा कुछ उसमें रोल नहीं है परीक्षा देना में या नंबर आपके उसमें। ओके, लेकिन क्या है, मैं आपको उसमें सहयोग कर रहा हूँ, उत्प्रेरित आपको कर रहा हूँ। इस प्रकार से उत्प्रेरक होते हैं कि जो क्या है, क्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज़ को क्रिया करनी है, कोई भी रासायनिक क्रिया होनी है, तो उसे क्या है, जगह चाहिए। तो क्या है, जो भी नॉर्मल और भी परमाणु वगैरह जो क्रिया करते हैं, ओके, तो उनमें क्या है, जगह नहीं होती है। इसलिए जो डी जो आपके अभी अब तक देखते आ रहे संगमर धातु है, इनमें क्या है, n-d जो ऑर्बिटल है उसमें क्या है, अपूर्ण होता है। ओके, अपूर्ण होने के कारण यहाँ जगह है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए काफ़ी जगह रहती है। ओके, क्योंकि आयुग्मित है, तो इसलिए ये क्या करता है, अपनी जगह दे देता है, जिसको भी क्रिया करनी है इसके कक्षक में आके क्रिया कर लेता है और फिर वो है बाहर चला जाता है। ओके, और अपना आयुग्मित बना ही रहता है। इस प्रकार से क्या है, संगमर धातु क्या है, अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। तो यही इसमें वही रीजन समझाया गया कि संगमर धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक कैसे होता है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संयोजकता अधिक स्वतंत्रता हो जाती है। अतः ये तत्व अपनी सतह में अभिकारकों को अवशोषित कर लेते हैं। जिसको भी क्या है, क्रिया करनी है, अभिकारक से ही क्रिया होगी, तो इनको क्या है, अवशोषित कर लेंगे, अपनी जगह दे देंगे। जिससे क्या है, इनका पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्रिया का क्या है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। क्रिया को करने के लिए जगह ज्यादा मिल जाती है, क्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसलिए क्या है, जो संगमर तत्व होते हैं अच्छे उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सभी आपको कंप्लीट मटेरियल पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम संगमर श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए। तो मतलब जो +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो ज्यादा स्थायी होती हैं प्रथम संगमर श्रेणी में। ओके, तो ऐसा इसके आपको इसकी बात करनी है आपको इस क्वेश्चन में। तो हम समझ लेते हैं कि प्रथम संगमर श्रेणी में जैसे आपका M2 पॉजिटिव, M सिंपल, घटता हुआ ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव यह दर्शाता है कि समानतः बाएं से दाएं जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व कम होता है। ओके, अब यहाँ हम समझ लेते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। ओके, इस बात को दोस्तों हम क्या है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछे आपसे मतलब पूछा जा रहा है कि +2 ज्यादा स्थायी क्यों होता है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कोई भी तत्व क्या है +2 बनाकर बैठ जाता है और स्थायी हो जाता है। तो क्या रीजन है +2 में हो जाता है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो Mn है आपका, जैसे तो Mn अगर सिंपल आपका सिंगल लिया जाए तो ये क्या है, आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, जिससे क्या है, इसकी बाहरी कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे क्या है, स्थायी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसका Mn2 पॉजिटिव आपका बन जाता है, ओके, Mn2 पॉजिटिव आपका रहता है, तो इसका जो आपके जो कक्षक है वो क्या हो जाते हैं, अर्धपूरित हो जाते हैं। और कोई भी चीज क्या कब आपकी स्थायी होगी, या तो पूर्ण पूरित हो या आधी हो, आधी भरी हो, आधे इलेक्ट्रॉन भरे हो या पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो वो स्थायी हो जाएगी। ओके, तो ये होता है। तो Mn2 पॉजिटिव की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये Mn के क्या हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्धपूरित हो जाते हैं। ओके, जो डी लिखा हुआ है कि Mn2 पॉजिटिव में अर्धपूर्ण, डी पॉजिटिव में क्या है, D5 का कारण होता है। ओके, इसी प्रकार से हम Zn की बात करते हैं। तो Zn में भी अभी क्या है, इस कंडीशन Zn की कंडीशन में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही हम Zn2 पॉजिटिव अगर हम बनाते हैं तो इसका जो क्या है, पूर्ण रूप से भर जाता है। ओके, पूर्ण रूप से भर जाता है क्योंकि 2 की कमी रहती है आपकी। ओके, 2 मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, निकल जाते हैं, तो 2 पॉजिटिव बन जाता है। ओके, जिससे ये क्या है, पूर्ण भर जाता है। इसलिए इसका जो डी कक्षक होता है D10 बन जाता है लास्ट में, जिसके कारण ये क्या है, स्थायी हो जाता है। तो हम दोनों कंडीशन में देखा कि 2 पॉजिटिव बनाने पर ही क्या है, अधिक स्थायी हो जाते हैं। ओके, क्योंकि 2 पॉजिटिव बनाने की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये तो जो आपके तत्व होते हैं या अर्ध पूर्ण हो जाते हैं या पूरे इनके कक्षक भर जाते हैं, इस कारण ये क्या स्थायी होता है। ओके, इस टाइप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
संगमर तत्व क्या है, संगमर धातु के कोई 4 गुण लिखिए। ओके, संगमर धातु के आपके गुण पूछे जाते हैं तो किस प्रकार से आपको बताना है। तो अभी तक जो मैं आपको बताया ये सब मैं आपको गुण ही बता रहा था। जैसे आपका क्या है, संगमर जो तत्व होते हैं, संगमर धातु अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ओके, संगमर तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संगमर धातु आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं। संगमर धातु की परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये जितने भी मैंने जो आपके संगमर तत्व हैं ये रंगीन आयन या यौगिक प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब क्या है, संगमर धातुओं के गुण हैं। तो गुण में पूछे तो आपको इनको इन लाइनों को लिख के एक लाइन में आपको समझा देना है। ओके, ये आपका बताया जा रहा है। ओके, और नेक्स्ट इसमें अलग से जो क्वेश्चन है वो है कि डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संगमर श्रेणी के तत्व नहीं कहे जाते हैं। ओके, कौन से तत्व हैं जिन्हें क्या है हटाया गया है अपवाद के रूप में, क्योंकि आपका एक Zn हो गया, Cd हो गया, Hg, इन्हें क्या है संगमर श्रेणी के तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें क्या है पूर्ण भरे 10 विन्यास होते हैं। ओके, इनके पूर्ण कक्षक, इनके जो बाहरी कक्षक होता है पूर्ण रूप से भरा होता है। ओके, जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसमें डी कक्षक क्या है खाली होता है। ओके, इसलिए कि इसमें क्या है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब इसमें क्या भरे हुए हैं, इसलिए ये क्या है इन्हें क्या है डी जो आपके संगमर श्रेणी से इन्हें क्या है अलग रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन तीनों का नाम Zn, Cd और Hg। बाकी दोस्तों आपसे संगमर तत्व के आपके गुण पूछे तो मैं आपको बताइए, ये सब मैंने को अलग क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये सब उनके गुण ही है। ओके, तो एक लाइन में आपको क्या है सबको समझा के गुण आप बता सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है केमिस्ट्री का अध्याय 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।